हेलो स्टूडेंट्स, डीएनए स्ट्रक्चर के पार्ट सेकंड में जहां हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, तत्वों के बारे में, मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनी बेस, इनके बारे में जो पढ़ा है, अब हम इसके एक व्यवस्थित स्वरूप या व्यवस्थित संरचना की बात करें, जिसे हम बोल सकते हैं वॉटसन एंड क्रिक। लगभग इन्होंने 53 में दिया और ये बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जो हमारी साइंस है उसके लिए बहुत बड़ा नींव का पत्थर था। एक तरीके से इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आगे डेवलपमेंट्स हुए, डीएनए की संरचना को समझना और उसमें जो त्रुटियां हैं उनको समझना आसान हुआ, और इन्होंने इसके डीएनए के मॉलिक्यूलर मॉडल को प्रस्तुत किया। तो यहां पे हमारा टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। और इस महान कार्य के लिए वॉटसन एंड क्रिक को लगभग 1962 में जो है वो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़ा प्राइज है जो इंसान को या साइंटिस्ट को अमर बना देता है पीढ़ियों तक। ठीक है, तो यहां पे हम वॉटसन एंड क्रिक की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है उसी का एक व्यवस्थित रूप है, और इस व्यवस्थित रूप में हम कुछ लाइनें ऐड करते हैं और उसी लाइनों के अकॉर्डिंग उन्होंने इस मॉलिक्यूलर मॉडल को समझाया। यहां पे एक डायग्रामेटिकली अगर अपन इसको देखें दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और इन दोनों रज्जुओं के बीच में जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर अपन इसके यहाँ पे एक्सिस से व्यास की बात करें तो वो है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, धीरे धीरे अपन इसकी विवेचना कर लेते हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करें तो डीएनए जो है उनके अनुसार एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है। पॉलीमर को समझिए कैसे। पॉलीमर का मतलब हो गया बहुत सारे मर्स, मतलब मोनोमर्स। और मोनोमर्स की अगर अपन बात करें तो मोनो का मतलब एकल, मर्स का मतलब इकाई, एकल इकाई। बहुत सारी एकल इकाई मिलके एक चकत्ते के ढेर के समान अगर एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगी तो वो संरचना हो जाती है पॉलीमर। कैसे? जस्ट अभी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी जिसमें हमने शुगर को फास्फेट के साथ में बॉन्डिंग किया, दैट इज फास्फोडाइएस्टर। फिर शुगर की हमने पिरिमिडिन्स जैसे कि एडेनिन, ठीक है, और उसकी हमने बॉन्डिंग की एक प्यूरिन की एक बॉन्डिंग की पिरिमिडिन से, थायामिन से। उस थायामिन से वापस किससे जोड़ा? शुगर से, और शुगर ऊपर जुड़ा हुआ है किससे? फॉस्फेट से। तो ऐसे में अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दैट इज ए सिंगल मोनोमियर। शुगर का प्यूरिन या पिरिमिडिन मतलब नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ना नॉन एज न्यूक्लियोसाइड, और मतलब नाइट्रोजनी क्षार शुगर और फास्फेट का जुड़ना दैट नॉन एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं उस हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण ये संपूर्ण संरचना एक लक बन जाती है, मोनोमर। इसी प्रकार एक दूसरा मोनोमर लाइए, ये सेम इसी तरीके से जैसे यहां ड्रॉ कर देता हूं, शुगर, ग्वेनिन, ट्रिपल बॉन्ड, सिस्टोसिन, सिंगल, और ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया फास्फोरस। ठीक है, एक और बना दीजिए, शुगर, सिस्टोसिन, ट्रिपल बॉन्ड, ग्वेनिन, शुगर, और ये हो गया फास्फोरिक एसिड, ये हो गया फास्फोरिक एसिड। अब इनको अरेंज कीजिए। अरेंज करते हैं तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग की वजह से ये पी किससे जुड़ जाएगा? यहां, और यहां इस सल्फर से, वो सॉरी शुगर से कौन जुड़ जाएगा? ये पी, दैट इज शुगर। और ये बीच में हमारे पास आ गया सी डबल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड जी, और ये शुगर दैट इज फास्फोरस, वो फास्फोरिक एसिड।
PS सिस्टोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वेनिन शुगर और फास्फोरिक एसिड। ठीक है, एक और लाइए, इसको भी लाइए, तो ये जुड़ जाएगा PS ग्वेनिन सिस्टोसिन शुगर फास्फोरस। तो यहां पे कितनी स्ट्रक्चर होगी हमारे सामने? मोनोमियर, दैट आर डाइमियर, ये हो गई ट्राइमियर, इस तरीके से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। तो हम जानते हैं कि दो से ज्यादा अगर कोई चीज लक में जुड़ती है तो उसे हम बोलते हैं बहुलक, मोनोमर। तो हमारी पहली लाइन वॉटसन एंड क्रिक की आती है कि डीएनए जो हमें दिखता है वो एक्चुअली में एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है जो अनेक एक लक से जुड़ा हुआ है। जैसे सिक्के का ढेर एक दूसरे के ऊपर जुड़ता है, उस तरह ये जुड़ा हुआ होता है। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन इसके अंदर हम ऐड करें तो ये जो मोनोमर्स हैं ये कैसे जुड़े? तो ये कैसे जुड़ रहे हैं? तो सेकेंड लाइन में जो शुगर फॉस्फेट जो बॉन्ड है सल्फर और शुगर और फॉस्फेट के बीच में, ये बनाती है बैकबोन, ये बनाती है एक बैकबोन। ठीक है, और दो बैकबोन का मतलब जैसे बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर ले सीढ़ी के समान, तो ये हो गई सीढ़ी। तो अगर हम यहां बात करें तो ये हो गया फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस शुगर। यहां अगर हम बात करें तो शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस और शुगर फॉस्फोरस। ठीक है, और इनके बीच में है एडेनिन एंड थायमिन, ग्वेनिन एंड सिस्टोसिन। तो यहां कहने का मतलब है कि फॉस्फोरिक एसिड और जो शुगर है वो दोनों तरफ दो बैकबोन्स बनाती हैं। ठीक है, सीढ़ी के समान, और उनके बीच में जो नाइट्रोजनी क्षार हैं एडेनिन ग्वेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर बार्स के रूप में, जैसे सीढ़ी में सलाखाएं होती हैं वैसे ये बार्स के रूप में। तो यहां पे ये हो गई बैकबोन, और जो नाइट्रोजनी बेसेज हैं वो इनमें बार्स के रूप में, बार का मतलब सलाखों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए है, ये इसके जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है और उसके बीच के जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ढंग से देखिए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड 2 है और एक 3 है, इसकी वजह से इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, और उस एंगल के कारण यहां पे ये एक एक्सिस, इसको ढंग से देखिए, ये एक एक्सिस के चारों तरफ, या जो हमने ये दूरी बताई है, ये दूरी जो है वो एक्सिस के चारों तरफ लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की डिनोट की गई है। अर्थात डीएनए लंबाई में मोनोमियर्स जोड़ के कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण डीएनए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हर प्रकार का जो डीएनए है वो कैसा होगा? वो 20 एंगस्ट्रॉम की व्यास का होगा इन डायामीटर। क्लियर है? अब चौथा पॉइंट, जो दोनों के दोनों बैकबोन्स हैं, रज्जु जिन्हें हम बोलते हैं या स्ट्रैंड जिन्हें हम बोलते हैं, स्ट्रैंड, वो दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। अर्थात एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम में बढ़ेगा तो दूसरा उसी वक्त 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। और इसका एक कारण यह भी हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल में हम एक दर्पण समावयवता की बात करें, हमारे हाथ, तो ऐसे में अगर हम देखें तो दैट फेज इज वेंट्रल, दैट इज डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल। ऐसे में अगर मैं हाथ को डॉर्सल से जोड़ूं तो ये हाथ दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से दर्पण समन्वयी हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, दोनों एक दूसरे से घेर लिए। लेकिन ऐसे में अगर एक्चुअली में देखें तो ये दोनों हाथ एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि सीधा हाथ होगा यूं, और यूं होते ही दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को ढक नहीं पा रहे, जुड़ नहीं पाएंगे। तो यहां की व्यवस्था में ये दोनों रज्जु एक दूसरे के कैसे हैं? एंटी है, जिसके कारण ये आसानी से क्या कर लेते हैं? इसको एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये हो गए स्ट्रैंड्स। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे लेकिन साथ में आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट की अगर हम बात करें,
ये रे। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें तो न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। दीज आर ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और ये हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीन टाइप के बॉन्ड जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कुंडलन के कारण डीएनए जो है हमारा सिक्स पॉइंट, डीएनए जो है वो राइट हैंड के नियम, राइट हैंड का मतलब हम कह सकते हैं पेच कसने का नियम या दक्षिणाव्रत घूर्णन पाया जाता है, जिसकी वजह से उस ट्विस्टिंग के कारण उसमें एक स्टेबिलिटी और एक टेंसल इफेक्ट जो है स्ट्रेंथ वो उसके अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। यहां चित्र में देखिए इसके दक्षिणाव्रत घूर्णन के कारण ये एरो, ये हो गया वामाव्रत, ये हो गया दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज। तो इस क्लॉकवाइज घूर्णन के कारण अगर अपन देखें तो ये जो डीएनए है इसमें दो प्रकार की खांच हमें देखने को मिल रही है। ये हो गई माइनर और ये हो गई मेजर ग्रूव। ठीक है, यहां अगर अपन कहें तो ये हो गई वापस माइनर और ये हो गई मेजर। तो डीएनए का एक कुंडलन अर्थात आप माइनर से माइनर की दूरी को डिनोट कीजिए या मेजर से मेजर की दूरी को डिनोट कीजिए, ये एक कुंडलन, एक हेलिक्स को जो है वो यहां पे आपको दर्शाएगा। तो इसके बीच की जो दूरी है एक कुंडलन की वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम जो है आती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये जो ग्रूव्स बनती हैं इस कुंडलन के कारण या हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण, ये ग्रूव्स इंपॉर्टेंट है डीएनए इंटरेक्शन, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस या हार्मोन्स के साथ जो रिएक्शंस करते हैं प्लस कुछ डाइज के साथ में जो रिएक्शंस करते हैं वो सारे के सारे में ये ग्रूव्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। ठीक है, यहां पे ये हो गया पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 8 में हम कह सकते हैं कि एक पूरे हेलिक्स की हम बात करें तो इसमें अबाउट 10 नाइट्रोजनी बेस, एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी बेस युग्म होते हैं। ठीक है, AT और CG के 10 युग्म होते हैं, अर्थात उसमें अगर हम दो नाइट्रोजनी बेस के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो वो आती है लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम। आप 34 में 10 को डिवाइड करेंगे तो 3.4 दूरी आती है दो नाइट्रोजनी बेसिस के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक नया नियम और जुड़ता है जिससे हम चारगॉफ का नियम, ये मिटा देता हूं, हम चारगॉफ का नियम के नाम से जानते हैं। चारगॉफ का जो रूल है उसके अनुसार प्यूरिन प्रिमिडिन से ही बॉन्ड बनाएगा, कभी भी प्यूरिन प्यूरिन के साथ या प्रिमिडिन के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, कुछ रेयर केसेस में कुछ केमिकल या फिजिकल म्यूटेशंस की वजह से कई बार ऐसे प्रिमिडिन या प्यूरिन डाइमर्स देखने को मिले हैं, लेकिन उसकी वजह से डीएनए के एक्सप्रेशन में हमेशा कमी आती है। दैट पॉइंट इज नोन एज डीएनए डैमेज। ठीक है, तो ऐसे में प्यूरिन जो है वो प्रिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और प्यूरिन है यहाँ पे एडिनिन एंड गुएनिन और प्रिमिडिन जो है वो है सिस्टोसिन एंड थायामीन। तो यहां पे एडिनिन सदैव, हाँ एक चीज और है, एडिनिन जो है प्यूरिन है, प्रिमिडिन सिस्टोसिन गुएनिन है, वो सिस्टोसिन एंड थायामीन है। तो ऐसे में नहीं है कि एडिनिन सिस्टोसिन के अलावा थायामीन से भी बॉन्ड बना सकता है, नहीं, एडिनिन सदैव सिस्टोसिन के साथ में और गुएनिन जो है वो एडेनिन सदैव थायामीन के साथ में और गुएनिन जो है वो सदैव सिस्टोसिन के साथ में ही बॉन्ड बनाता है। एडेनिन एंड थायामीन के बीच में डाई बॉन्ड
और ग्वानिन और सिस्टोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। एडेनिन सिस्टोसिन के साथ क्यों नहीं बना पा रहा जबकि ये भी pyrimidine है? उसका कारण मैंने आपको स्ट्रक्चर में पार्ट फर्स्ट में बता दिया था कि एडेनिन के ऊपर एमिनो ग्रुप है 6 कार्बन पे, जबकि सिस्टोसिन के ऊपर जो है उस पे भी एमिनो ग्रुप है। तो यहाँ पे दोनों के बीच बॉन्ड होने के लिए एक पे एमिनो और एक पे कीटो ग्रुप होना आवश्यक है ताकि वो एक दूसरे को आकर्षित कर सके। अतः ये बॉन्ड नहीं बना सकता। थायमीन के ऊपर कीटो ग्रुप है, अतः थायमीन ही इससे बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। दूसरी बात, एडेनिन की जो सांद्रता है वो थायमीन के बराबर होनी चाहिए, तभी बॉन्डिंग होगी। अगर एक भी ज्यादा होता है तो बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी। उसी तरीके से सिस्टोसिन की सांद्रता जो है वो किसके साथ में, ग्वानिन के साथ में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एडेनिन एंड थायमीन बॉन्ड बनाते हैं, उसी प्रकार जो युग्म है वो सिस्टोसिन एंड ग्वानिन के बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। अर्थात एडेनिन एंड थायमीन जो है उनकी सांद्रता बराबर होनी चाहिए, परंतु सिस्टोसिन एंड ग्वानिन के बराबर हो ये आवश्यक नहीं है। ये प्राणी विशेष या गुणसूत्र की कैटेगरी पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरियल जीनोम की बात करें, डीएनए की, तो उसमें सिस्टोसिन एंड ग्वानिन की सांद्रता अधिक है, वहीं पे एडेनिन एंड थायमीन जो है उनकी सांद्रता हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक है उनमें ज्यादा पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, डीएनए की इसे हम बी फॉर्म बोलते हैं, बी फॉर्म। तो हम यहां पे और डीएनए की फॉर्म्स का डिस्कशन करते हैं। डिफरेंट conformational forms of DNA। तो यहां पे एक सिंपल सारणी के रूप में समझा देते हैं। हमारे पास है ए फॉर्म, बी टाइप डीएनए, सी टाइप डीएनए, डी टाइप डीएनए और एक अलग ही जेड डीएनए। ठीक है। अगर सभी डीएनए की हम बात करें तो ये डीएनए के कुंडलित रूप को समझाता है, ये भी कुंडलित रूप को ही समझाता है। हेलिक्स, ये भी कुंडलित रूप को, ये भी इसका कुंडलित, परंतु ये विकृत रूप को समझाता है। ये कुंडलित रूप को नहीं समझाता है, ये विकृत रूप को समझाता है। कुंडलन में दिशा की बात करें तो ये राइट हैंड, जब ये भी राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है। वामाव्रत दिशा में है। पॉइंट्स लिख देते हैं फॉर्म्स के। ये हो गया कुंडलन, ये हो गया कुंडलन की दिशा। इसके अलावा अगर अपन बात करें आकार, तो हम आकार में कह सकते हैं ए फॉर्म डीएनए जो है वो इनसे तुलनात्मक कैसा है, माइक्रो, सूक्ष्म, जबकि ये कैसे हैं, मध्यम, मीडियम, मध्यम। लेकिन इसकी विकृत फॉर्म की वजह से हम इसका एक शेप
आकार डिसाइड ही नहीं कर सकते, इसलिए ये हमें एक तरीके से जॉइंट दिखाई देता है, वृहद, लार्ज या जॉइंट दिखाई देता है। नॉर्मल फॉर्म्स में अगर अपन बात करें तो कुंडलन की दूरी, कुंडलन की दूरी जो हम अभी जस्ट पढ़े हैं बी फॉर्म में कुंडलन की दूरी जो है वो आती है लगभग 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कुंडलन की दूरी जो है वो आती है लगभग 34 एंगस्ट्रॉम। ए फॉर्म जिसको हम सूक्ष्म में बता रहे हैं उसके कुंडलन की जो लंबाई है वो आती है लगभग 28। इसके अलावा सी फॉर्म की आती है 31, 24.24 एंगस्ट्रॉम्स। और जेड की हम बात करें तो ये बहुत विशाल है, विकृत है, एक तरीके से कुंडलित शेप में नहीं है व्यवस्थित, तो इसकी आती है 46.4 एंगस्ट्रॉम्स। 46.6 एंगस्ट्रॉम। व्यास की बात करें, डायामीटर, तो जो बी फॉर्म डीएनए है उसका व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर हम ए फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसका व्यास अधिक है, कुंडलन की दूरी कम है, लगभग 23 एंगस्ट्रॉम। सी का आ रहा है इससे कम, 19 एंगस्ट्रॉम, 19 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हम जेड डीएनए की बात करें तो जेड डीएनए का भी 19 एंगस्ट्रॉम के करीब आता है, मतलब 20 से कम है, 19 से भी कम है, 18.4 एंगस्ट्रॉम। जो कुंडलन की दूरी है उसकी वजह से एक कुंडलन में नाइट्रोजनी बेस की संख्या, नंबर, तो एक कुंडलन में बी फॉर्म जो हम पढ़ के आए हैं उसके अंदर हैं कितने, 10, लेकिन ए फॉर्म के अंदर 11 नाइट्रोजनी बेस हैं। ठीक है, सी की अगर हम बात करें तो उसमें है लगभग 9.5, 10 से कम, 9.25 के करीब, 9.33। डी फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही कम, लगभग 8। और जेड फॉर्म की हम बात करें तो उसमें है लगभग 12 नाइट्रोजनी क्षार। हर चीज में बड़ा है ये। 2 नाइट्रोजनी बेस के बीच की दूरी, डिस्टेंस, के बीच की दूरी, तो इसके अगर अपन बीच की दूरी की बात करते हैं तो यहां 28 में जब 11 का भाग देंगे तो इसके बीच की दूरी आती है लगभग 2.56 एंगस्ट्रॉम। 34 में जब 10 का भाग देंगे तो यह आता है 30.38 एंगस्ट्रॉम, जो कि राउंड फिगर में हम बोल देते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सी की बात करें तो 31 एंगस्ट्रॉम में जब 9.33 का भाग देंगे तो यह आता है लगभग 3.32 एंगस्ट्रॉम। डी फॉर्म की बात करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा आना चाहिए दूरी, क्योंकि इसके बीच की दूरी है 24 और इसमें नाइट्रोजनी क्षार है 8, तो ये आएगा लगभग 3.3। और फाइनली जेड डीएनए जो है उसके बीच की दूरी है 46.6 और उसमें नाइट्रोजनी क्षार है 12, तो ये लगभग आएगी सबसे ज्यादा 3.75 एंगस्ट्रॉम। यहां पे जो एंगस्ट्रॉम हमने लिया है उसको अगर अपन चेंज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है उससे पॉइंट या -10 डिग्री जो है वो कम होता है नैनोमीटर, तो इसी को अगर आप नैनोमीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 nm। बस ये कैलकुलेशन है। एंगस्ट्रॉम जो है पॉजिटिव 10 ज्यादा है नैनोमीटर से। इसके अलावा अगर अपन और कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच की जो संरचना है
ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म जो है उनकी संरचना कैसी है, नियमित कुंडलित संरचना, जो हमने ऊपर लिखी हुई भी है। लेकिन अगर हम जेड फॉर्म की बात करें तो इसकी संरचना नियमित नहीं है, ठीक है, और ये कैसी है, विकृत। तो इसकी वजह से इसकी जो संरचना बनती है वो ये कुंडलित संरचना नहीं बनती। ये कुंडलित संरचना नहीं बनती है, ये टेढ़ी मेढ़ी बनती है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो कैसी आ जाती है, पूरी तरीके से विकृत। कारण कि यहां पे दो नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन एंड प्यूरिमिडीन मोनोमियर में एक स्टैक के रूप में जमा होते हैं, लेकिन यहां पे दोनों के जमा होने की दिशा और कोण जो है वो निश्चित नहीं है। अर्थात उसके एक मोनोमियर या एक सिक्के का जो ढेर है उसमें लगभग दो नाइट्रोजन क्षार की स्पेस होती है। इस वजह से उसकी शेप क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसलिए इसे हम बोलते हैं जिग जैग, जिग जैग डीएनए। और ये डीएनए सबसे पहले लगभग बाय वैंग और उनके साथी, वैंग एट एल, वैंग और उनके साथियों ने इस डीएनए की खोज की थी, ठीक है। और उनके अनुसार सभी प्राणियों में लगभग बहुत कम 1% से कम जो मात्रा है वो इस विकृत प्रकार के डीएनए की होती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जब अर्धसूत्रीय विभाजन में डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोफेज अवस्था में चलता रहता है, प्रोफेज अवस्था को बांटा गया 4-5 अवस्थाओं के अंदर, उप अवस्थाओं के अंदर, लेप्टोजाइगो, तो जाइगोटीन अवस्था तक भी डीएनए की फॉर्म का रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। लगभग 1% डीएनए जो है वो उस अवस्था तक रेप्लिकेट होता है। तो जाइगोटीन अवस्था में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी की फॉर्म है जिगजैग, और इसी वजह से ये डीएनए कुंडलित नहीं हो पाता, तो दैट इज जिगजैग फॉर्म। तो डीएनए की वॉटसन एंड क्रिक संरचना के साथ हम यहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ डीएनएज या कन्फर्मेशनल स्टेजेस की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा है ए, बी, सी एंड डी। बी फॉर्म हमने पढ़ी है जो वॉटसन एंड क्रिक द्वारा प्रपोज्ड है, एंड जेड फॉर्म जो है वो एक अलग है, जिगजैग, जो कि विकृत फॉर्म है। वैंग एट एल ने रिसेंटली इसकी खोज की है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।